गुड मॉर्निंग छात्रों। आज अपन ये आदर्श प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। यही जो है आपकी प्री बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र भी यही है। अतः सभी छात्र बहुत अच्छी तरह से ये प्रश्न तैयार करें। इसको मैं 2 या 3 भागों में विभाजित कर रहा हूँ। पहले भागों में हमारे वस्तुनिष्ठ रहेंगे और उसके बाद 2 नंबर के प्रश्न, फिर शेष प्रश्न रहेंगे। अतः इसको वार्षिक परीक्षा हेतु विशेष ध्यान रखना है। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारा पार्ट 1 आदर्श प्रश्न पत्र। ध्यान दें, सभी छात्र इन प्रश्नों को जरूर हल करें। तो पहले हमारा प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है और प्रत्येक प्रश्न जब 1-1 नंबर का है तो हम इन प्रश्नों पूरे इसमें 6 प्रश्न दिए हैं। पहले प्रश्न में इन सारे प्रश्नों को अपन ने हल किया है। जरा ये आप इसको देखें। तो पहला प्रश्न है कि माना f such that r tends to r इस प्रकार परिभाषित है कि fx इक्वल टू 3x माइनस 4, तब f इनवर्स x का मान हमको बताना है क्या होगा। अब fx बराबर दिया है 3x माइनस 4। हम मान लें कि माना कि fx बराबर y है, तो हमने y बराबर रख दिया 3x माइनस 4। अब इस माइनस 4 को हमने क्या किया, पक्षांतर करके हम LHS साइड ले आए, तो ये हो जाएगा y प्लस 4 और इक्वल टू हमारे पास बचा 3x। हमको x की वैल्यू बताना है क्योंकि y लेके चले थे, x में मान निकालना है, तभी तो इन्वर्स कहलाएगा। तो हमने x का मान निकालने के लिए यहाँ से जो x के बगल में गुणांक में 3 है उनको हम कहाँ ले जाएंगे, y प्लस 4 के अपॉन में। तो हम ये y प्लस 4 के अपॉन में 3 ले आए, तो ये हो गया y प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू x। तो हमारा y लेके चले थे, x ले आए, तो ये हमारा इन्वर्स कहलाता है। यह हम क्या करते हैं, आंसर में वापस y के स्थान पर x रख देते हैं और x के स्थान पर y रख देते हैं, क्योंकि फलन हमारा fx में है और fx बराबर y है। तो हमारा पास आंसर हो जाता है कि f इनवर्स x बराबर x प्लस 4 अपॉन 3। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि माना समुच्चय कैपिटल N में R एक संबंध इस प्रकार है कि संबंध में AB हमको एक समुच्चय है जिसमें A बराबर है B माइनस 2, माने A का मान क्या होगा, B से 2 कम होगा और B का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। A का मान होना चाहिए B से 2 कम और B का मान बड़ा होना चाहिए 6 से। ठीक है, B का मान 6 से बड़ा हो माने 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी हो सकता है B का मान। तो हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में हम देख लें कि B का मान 6 से बड़ा मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 क्या क्या है, उसमें से हम चुन लें। तो हम ये चुन लेते हैं। तो हमने देखा कि R एक संबंध AB इस प्रकार है कि B का मान बड़ा है 6 से, अर्थात B का मान 6 से अधिक होना चाहिए और A का मान B से 2 कम होना चाहिए। और हमारे पास जितने ऑप्शन हैं उस ऑप्शन में केवल C एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि B का मान देखिए 6 से बड़ा है, 8 है, और A का मान B से ठीक 2 कम है। तो B का मान लीजिए 8 है तो A का मान 6 तो 2 कम है, अतः इसका आंसर C होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर हमारे पास 3 है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस का 2, इसका हमको मान बताना है। अब देखिए हमने इनवर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें क्या करते हैं, sec इनवर्स माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोज इनवर्स 1/थीटा, क्योंकि sec और cos आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो sec को cos में, हम cos को sec में परिवर्तित कर सकते हैं। तो sec इनवर्स थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 1/थीटा, थीटा अपन में आ गया। और हमने एक और पढ़ा था कि cos इनवर्स माइनस थीटा, मतलब cos इनवर्स के साथ ही माइनस थीटा हो तो ये हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस sec इनवर्स माइनस 2 को cos में कन्वर्ट कर लें। तो sec इनवर्स माइनस, तो हमने tan इनवर्स यहाँ इन्वर्स लगाना मैं भूल गया हूँ। तो tan इनवर्स √3
इन्वर्स लगाना भूल गया, तो tan इनवर्स √3 ऐसा कैसा लिखा हमने, और sec इनवर्स -2 को हमने क्या कर दिया, cos इनवर्स 1/2, मतलब -2 नीचे चलेगा तो माइनस के 1/2 हो गए। तो ये हमारी लाइन क्लियर हो गई है। अब हम इस cos इनवर्स माइनस के 1/2 को, चूँकि इस वाले सूत्र से हम सॉल्व करें, तो tan इनवर्स √3 माइनस ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, इसको पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ये हमने माइनस को सॉल्व करा है। अब हम जानते हैं tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है π/3 और cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू भी होती है π/3। ये सारी वैल्यू हम यहाँ अपनी इक्वेशन में रख दें। इसको इक्वेशन चाहो तो इक्वेशन नंबर दे दो कोई। तो हमने क्या किया, tan इनवर्स √3, फिलहाल हमने ऐसी की ऐसी लाइन उतार ली, tan इनवर्स √3 माइनस का हमने अंदर गुणा किया, तो पाई में गुणा किया तो हो गया माइनस का पाई, और ये माइनस का अंदर गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और cos इनवर्स 1/2 ऐसा कैसा अपन ने लिख दिया है। अब tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है π/3 माइनस पाई अपॉन कुछ नहीं है तो नीचे अपन ने बोल दिया 1, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू भी π/3 रख दिया। इन सब का अपन ने एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो जाएगा 3। या हम ऐसा कहें कि π/3 और π/3 अपन ने जोड़ दिया, अपन π/3 प्लस π/3 माने 2π/3 और माइनस का पाई, इसका एलसीएम आ गया अपने पास 3 और 3 एलसीएम आ गया, तो हमारे पास क्या बचा 2π माइनस का 3π, 2π माइनस 3π मतलब बचा हमारे पास केवल माइनस का पाई, माइनस के π/3 हमारे पास आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि Aij m क्रॉस n का एक वर्ग आव्यूह है। अब वर्ग आव्यूह की परिभाषा से हम जानते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, जब उसके रो और कॉलम आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन ही है कि रो और कॉलम आपस में बराबर होना चाहिए। रो मतलब m और कॉलम मीन्स n, m इक्वल टू n, अर्थात रो और कॉलम आपस में बराबर होना चाहिए, m बराबर n। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, यदि A एक 3x3 का एक इन्वर्स मैट्रिक्स है अर्थात व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है, तो हमको बताना है कि एडजॉइंट ऑफ A का मान, एडजॉइंट ऑफ A का मान क्या होगा। चलिए हम सूत्र से आते हैं कि A एक n×n का हमारे पास एक वर्ग मैट्रिक्स होता है, तो एडजॉइंट ऑफ A का मान सदैव सारणिक A की पावर n-1 के बराबर होता है। माने जो भी उसकी वर्ग मैट्रिक्स की रो या कॉलम होते हैं, क्योंकि रो और कॉलम वर्ग मैट्रिक्स के बराबर होते हैं, तो 3 है तो 3 की 3-1 माने n-1 होता है, सारणिक की पावर n-1। तो हमने क्या किया, यहाँ पर n की जगह दिया है 3, तो 3-1 मतलब 2, तो हमारे पास आ गया सारणिक A का स्क्वायर। ठीक है, यदि यहाँ हमारे पास कोटि 2x2 की होती मैट्रिक्स, तो यहाँ हो जाता है इसका मान 2-1 मतलब सारणिक A हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 5 की पावर x अर्थात a टू दी पावर x का डिफरेंशियल। अब हम जानते हैं कि a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है, a टू दी पावर x log a। तो यहाँ a की जगह 5 दिया है, तो 5 की पावर x, तो मान a टू दी पावर x माने 5 की पावर x, ऐसा कैसा log a माने log 5। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति है। ये भी सारे प्रश्न 1-1 नंबर के हैं, 7 प्रश्न दिए गए हैं इसमें, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो हम एक एक करके सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे हल सहित। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला प्रश्न है यदि f(x) इक्वल टू 1 - cos x है तो f इनवर्स π/4 का मान क्या होगा। f इनवर्स नहीं है, सॉरी, f डैश π/4 का मान क्या होगा। तो f(x) इक्वल टू दिया है 1 - x, f डैश माने इसका हम एक बार कर देंगे डिफरेंशिएशन, है ना, प्रथम बार अपकलन करेंगे, तो अपकलन को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। हमने एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया तो f डैश x, तो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस ऐसा कैसा, और cos x का होता है माइनस का sin x,
तो माइनस माइनस का जब माइनस में इंटू हुआ तो हमारे पास बचा केवल साइन एक्स। तो एफ एक्स बराबर हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स दिया था, इसका हमने जब डिफ्रेंसिएशन किया तो हमारे पास आंसर आ गया साइन एक्स। अब इसमें कह रहा है एफ डैश पाई अपॉन 4, माने एक्स की जगह हमको पाई अपॉन 4 रख के इसकी वैल्यू निकालना है कि कितनी हो जाएगी। तो हमने एफ डैश एक्स में एक्स की जगह पाई अपॉन 4 रखा, अर्थात साइन पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 का हमको वैल्यू पता होती है कि 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है। इस प्रकार इस पहले वाले रिक्त स्थान का आंसर 1 अपॉन रूट 2 है। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट दी है 0 से 2 पाई बाई 2/3 है ना। इंटीग्रल लिमिट है 0 से 2/3 dx 4 प्लस 9x² इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमको बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करें, इंटीग्रेशन 9 कॉमन ले लें। हमने 9 कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो गया 4/9, और चूँकि x² के कोफिशिएंट था 9 इसलिए निकल के बाहर आ गया, तो यहाँ बचा कोफिशिएंट 1। तो 9 बाहर आ गया तो हमने पूरा 9 1/9 बाहर निकाल दिया। फिर इंटीग्रेशन 0 से 2/3 फिर dx, इसको 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/9 को हम 2/3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो हमने 4/9 को, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर और 9 है 3 का स्क्वायर, तो हमने क्या किया 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x²। तो जी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में dx/a² प्लस x² बराबर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला होता है 1/a² प्लस x² का। ये फार्मूले में हम मान रखेंगे। a का मान हमारे पास आ गया है 2/3, तो 1/9 तो पहले से ही हमारे पास बाहर चल रहा है, लेकिन 1/a माने 1/2/3। तो tan इनवर्स x/a, x ऐसा कैसा, a की जगह हमने रख दिया 2/3। हमने फिर इसको पलट 2/3 चूँकि नीचे हैं इनको पलटेंगे तो 3 कहाँ पहुँच जाएंगे ऊपर, मतलब 3x/2 हो जाएगा। ऐसे 2/3 में हम पलटेंगे आगे 1/2/3 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3/2 हो जाएगा। तो 1/9 फिर 3/2 a का मान tan इनवर्स 3x/2 को फिर हमने लिमिट रख दी 0 से लेकर 2/3। अब हम लिमिट रखेंगे तो सबसे पहले हम लिमिट कैसे रखते हैं, सबसे पहले हम रखते हैं अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट का मान रखते हैं। तो सबसे पहले हम x के स्थान पर अपर लिमिट अर्थात 2/3 रखेंगे, तो 1/9 पहले से बाहर चल ही रहा है। 3/2 a है हमारे पास, ये भी ऐसा कैसा रहा है tan इनवर्स 3/2 x की जगह अपन ने रख दिया 2/3। तो हम देखेंगे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से जो है 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। देखो tan इनवर्स 1 बच गया, देखो ये बच गया tan इनवर्स 1। इधर देखो आप a की जगह 3/2 है ही, tan इनवर्स x की जगह हमने 0 रखा तो ये पूरा हो गया 0। तो tan इनवर्स 0 का मान होता है 0, तो ये आ गया 0। अब हमारे पास 1/9 पहले से बाहर चल ही रहा है, 3/2 tan इनवर्स 1 और ये 0। tan इनवर्स 1 जो है π/4 की वैल्यू होती है, तो बची π/4। इधर किया 3 एकम 3, 3 तिरका 9 कट गए, और 3 का 2 में गुणा कर दिया तो 3 दूनी 6 हो गए, तो 1/6, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई π/4। इनका आपस में अपन ने कर दिया मल्टीप्लाई, तो π/24 आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2x² d² माइनस का 3 dy/dx प्लस y इक्वल 0 की कोटि हमको बताना है। हम जानते हैं कोटि क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर, मतलब अधिकतम अवकलज की घात को कोटि कहते हैं। मतलब जितनी बार अधिकतम जितनी बार अवकलज किया गया है उसमें d के ऊपर जो पावर चढ़ी गई है वह कोटि कहलाएगी। तो यहाँ अधिकतम अवकलज है d²y/dx², और d के ऊपर अधिकतम घात कितनी चढ़ी है 2, तो इसकी अवकलज की कोटि कितनी हो गई 2। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 4, हमसे कह रहा है दो सदिश हैं a और b, और इनके बीच का कोण यदि हम थीटा से बता रहे हैं, और यदि a.b का मान बराबर है a क्रॉस b, तब थीटा का मान हमको बताना है कितना होगा। तो थीटा का मान हमको आप क्या करना है, निकालना है, थीटा का मान निकालना है, जबकि a.b बराबर दिया है a क्रॉस b के, और हमसे कह रहा है तो सदिश a और b सदिश है जिनके बीच का कोण थीटा है। चलिए अब हम सदिश के हमारे कोण निकालने के सूत्र पे आ जाते हैं।
अब ए डॉट बी क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणा। डॉट क्या कहलाता है? अदिश गुणा। और चूंकि ए और बी सदिश हैं तो क्या हो गया? सदिशों का अदिश गुणा। तो सदिशों की अदिश गुणा में क्या कहला सूत्र? ये होता है ए डॉट बी बराबर होता है ए का मापांक इंटू बी का मापांक कॉस थीटा। और ए क्रॉस बी में क्या होता है? ए क्रॉस बी बराबर ए का मापांक बी का मापांक इंटू साइन थीटा। अब हमसे कह रहा है कि ए डॉट बी बराबर है ए क्रॉस बी के, तो यहाँ से हम ए डॉट बी का मान समीकरण ए को 2 से उठा के रख दें। तो हमने ए डॉट बी का मान रखा ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी का मान रख दिया ए बी साइन थीटा। अब देखो आप दोनों तरफ ए के मापांक से ए का मापांक कट गया, बी के मापांक से बी का मापांक कट गया, बचा क्या? कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा को हम कहाँ ले जाते हैं? साइन के अपॉन में। तो जी क्या हो जाएगा? साइन के अपॉन में लेके गए तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन। तो ये हो गया टेन थीटा। अब बराबर में क्या बचा हमारे पास? 1। अब 1 टेन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? π/4 की। तो इसको हम ऐसा भी हल कर सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1। तो थीटा बराबर टेन को हम कहाँ ले गए? राइट हैंड साइड। तो टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 मतलब 1 टेन में कितनी डिग्री की वैल्यू? इसको हम कह ले सकते हैं π/4 या 45 डिग्री। तो आंसर हमारे पास π/4 या 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। अब सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान देता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर है कि सुसंगत क्षेत्र में यदि कोई बिंदु स्थित है जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान देता है और वह सुसंगत हल कहलाता है। जो मान किसी निश्चित फलन का हम हल निकालेंगे तो निश्चित ही होगा, इसलिए सुसंगत क्षेत्र का जब कोई उद्देश्य फलन है उसका हम जब कोई एक निर्धारित मान निकालेंगे तो वह सुसंगत हल कहलाता है। इसी प्रकार यदि क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी घटना के घटित ना होने की सूचना दूसरी घटना के घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं रखती, मानी कोई घटना घट रही है या नहीं घट रही है, जब उसका प्रभाव किसी दूसरा ही घटना पर नहीं पड़ता है तो ऐसी स्थिति में क्या है? मतलब वो दोनों घटनाएं कैसी हैं? आपस में स्वतंत्र हैं, तभी तो दोनों घटनाओं को एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा कि घटना घटे अथवा ना घटे। तो ये कहलाती हैं जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तब वो एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालती। अगला हमारे पास है कि सुसंगत क्षेत्र के बाहर यदि कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु को असुसंगत बिंदु कहते हैं। भाई जाहिर है कि जब सुसंगत क्षेत्र में बिंदु है ही नहीं तो उसके बाहर का क्षेत्र असुसंगत हो जाएगा और बाहर जो बिंदु होगा वो असुसंगत बिंदु होगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान पूरा हुआ। अब हमारा तीसरा प्रश्न है सही जोड़ियाँ बनाइए। तो ये भी एक एक नंबर के ही प्रश्न हैं। कुल हमारे पास 6 प्रश्न हैं ये और सभी एक एक नंबर के हैं। तो सही जोड़ियाँ मिलान करते हैं। तो सबसे पहली है सही जोड़ी हमारी कि इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² - a²। तो इसका आंसर है हमारे पास कि log x प्लस √x² - a² + c। दूसरी हमारे पास सही जोड़ी है इंटीग्रेशन dx अपॉन √ के अंदर a² - x²। तो देखो भाई ये तो साइन इनवर्स वाली स्थिति आ गई, √a² - x²। तो ये हमारे पास इसका आंसर दिया है साइन इनवर्स x अपॉन a + c। अब तीसरी हमारे पास सही जोड़ी है कि dx अपॉन a² + x²। तो 1 अपॉन a² + x² हम क्या जानते हैं? हमने पहले भी अभी क्वेश्चन हल किया था कि होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। अगली हमारे पास सही जोड़ी है dx अपॉन x² - a²। तो ये हमारे पास इसका है x² - a² का
1/2a a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ ध्यान रखें, यदि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देता है ना, इसको पलट देता, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा है तो इसी का एक फार्मूला और हो जाता, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसी में अपन ऊपर नीचे हो जाती है, बस फार्मूला यही रहता है। अगली हमारी सही जोड़ी है कि अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर ये है हमारे पास, क्योंकि यहाँ देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख लो आप, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और वैसे भी साइन इनवर्स एक्स में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखा तो साइन इनवर्स भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। ये सारी सही जोड़ियाँ जो है आपके इंटीग्रेशन के फार्मूले पर आधारित हैं, और अधिकांश इंटीग्रेशन के फार्मूले पर ही सही जोड़ी आती हैं। अतः इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हैं विशेष, वह सभी छात्र अच्छे से याद कर लें। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है कि एक वाक्य अथवा शब्द में उत्तर देना है। ये हमारे पास 7 प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न ये भी एक एक नंबर का है। पहला प्रश्न है कि x का मान बताओ, जबकि अभी हमारे पास दिया है 6 माइनस एक्स, 4, 3 माइनस एक्स, 1। एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। अब हम जानते हैं व्युत्क्रमणीय माने इन्वर्स, और अव्युत्क्रमणीय मतलब जिसका इन्वर्स ना निकाला जा सके। तो जब हम व्युत्क्रमण ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम उसका सारणिक निकालते हैं, ठीक है। तो जब सारणिक निकालते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम तब निकलेगा जब उसकी जो सारणिक है उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि सारणिक a का मान 0 के बराबर होता है तो हम कहते हैं ये व्युत्क्रम नहीं होगा। जब व्युत्क्रम नहीं होगा मतलब क्या होगा, अव्युत्क्रम होगा। तो वही कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि जब 6 माइनस एक्स 4 और 3 माइनस एक्स 1 क्या होंगे, अव्युत्क्रम होंगे, मतलब व्युत्क्रम नहीं होंगे, मतलब इनकी सारणिक का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो हमने वर्ग आव्यूह से उठा के हमने क्या किया, इनको सारणिक में रख दिया। सारणिक को हम क्या कैसे करते हैं कि इनका आपस में गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा, और इन दोनों का तिर्यक गुणा करके हमने सारणिक को हल किया। हल करने पर सबसे पहले देखें 1 का इंटू में किया सेम 6 माइनस एक्स में, बीच में माइनस का साइन लगता ही है, और 4 का मल्टीप्लाई किया 3 माइनस एक्स में, और फिर बराबर में हमने 0 रख दिया है। 1 का किया 6 माइनस एक्स में इंटू, तो ऐसा कैंसर रहा, माइनस के 4 का अंदर गुणा करना है तो माइनस के 4 का 3 में इंटू किया तो माइनस के 12, माइनस का माइनस में किया तो हमारे पास प्लस, 4 का एक्स में किया तो 4x इक्वल टू 0 चली रही। अब हम क्या करें, x के जोड़ दें और जो अचर है उनको जोड़ दें। तो 4x में से माइनस के x गया तो हमारे पास बचा 3x, और माइनस के 12 में से जब प्लस के 6 गए तो माइनस का 6 बचा। माइनस का 6 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 6। हमने 3 से डिवाइड कर दिया 6 को, 3 डिवाइडेड 3 से देखो 6/2 सॉरी 6/3, तो 3 2 जा 6 माने 3 दूनी, जब x का मान आ गया 2। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है कि यदि y बराबर mx प्लस 1 एक वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x की एक स्पर्श रेखा है, तो m का मान हमको बताना है कि m का मान क्या हो। तो इसको हमने क्या किया, y बराबर mx प्लस 1 को इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x को इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया है। अब देखो ध्यान से कि ये कोई वक्र है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पे एक स्पर्श रेखा जा रही है और स्पर्श बिंदु P पे स्पर्श कर रही है। हमने बिंदु P के निर्देशांक बता दिए h और k। अब देखो ये बिंदु P ध्यान से देखें हम तो देखो वक्र पर भी स्थित है और स्पर्श रेखा पर भी स्थित है, दोनों पर स्थित है बिंदु P। तो माने जो बिंदु P होगा क्या करेगा,
दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करेगा, अर्थात दोनों समीकरणों में अपन x और y की जगह बिंदु h और k रख दें। हमने रखे, समीकरण नंबर 1 में रखा तो k बराबर mh+1 और समीकरण नंबर 2 में रखा तो k² बराबर 4h। इस प्रकार हमको समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 मिल गए हैं। अब समीकरण नंबर 4 से हम देखें तो हम h का मान निकाल लें तो 4 कहाँ हो जाएगा, k² के अपॉन में h बराबर हो गया k² अपॉन 4। अब ये मान उठा के h का हम कहाँ रख देते हैं, हमारी समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 क्या थी, k बराबर h की जगह रख दिया k² अपॉन 4 प्लस 1, ऐसा कैसा। अब हमने क्या किया, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमने 4 में k से किया इंटू तो हो जाएगा 4k, m का हमने गुणा किया तो हो जाएगा mk² प्लस 4। फिर हम 4k को पक्षांतर कर देते हैं तो हमको एक वर्ग समीकरण मिल गई, mk² माइनस का 4k प्लस 4 बराबर 0। इसको चाहो तो समीकरण नंबर दे दो 5। अब क्या हुआ है, हम जानते हैं कि कोई भी रेखा किसी वक्र को स्पर्श करती है तो b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखो a का मान तो आ गया m, वर्ग समीकरण है ना, b का मान आ गया -4 और c का मान आ गया 4। तो हम सारे मान b² माइनस 4ac में रख दें तो b², चूँकि b का मान है -4 का स्क्वायर करा तो हो जाएंगे 16, माइनस के 4ac तो माइनस का 4, a का मान m, c का मान 4, तो देखो माइनस का 4 इंटू 4 तो माइनस के 16m। तो क्या आ गया हमारे पास 16 माइनस 16m बराबर 0। हमने क्या किया, पक्षांतर किया, पक्षांतर कर दिया 16 से 16 आता 16 से 16 कट गए, m का मान आ गया 1। यही हमको बताना था m का मान कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन x² इंटू ई की पावर x³ इंटू dx। ये तो प्रतिस्थापन विधि का हमारे पास समाकलन का प्रश्न बन गया है। इस तरह का जब भी कोई प्रश्न आता है तो e की घात जो भी होती है उसको हम t मान लेते हैं। तो यहाँ भी e की घात x³ थी तो हमने x³ को क्या मान लिया, t। अब हम क्या करते हैं, जो भी प्रतिस्थापन मानते हैं उसका अवकलन अर्थात डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो x³ को हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो 3x² और x का किया तो dx बराबर t का किया डिफ्रेंशिएशन तो हो गया dt। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में x² dx तो है, तो x² dx ऐसा कैसा, 3 को हम कहाँ ले जाएंगे, dt/3 के बगल में dt/3 कर देंगे। 1/3 कांस्टेंट था, बाहर रख दिया, फिर इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू dt हो गया। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t रहता है तो e की पावर t प्लस c, t की जगह वापस t का मान हम प्रतिस्थापित कर दिया तो आंसर आ गया 1/3 e की पावर x³ प्लस c। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, i डॉट j क्रॉस k, j डॉट i क्रॉस k और k डॉट i क्रॉस j। अब इसके लिए साइकिल थोड़ा ध्यान रखें कि हमने क्या किया, i j और k तीनों लिख लिए एक सर्किल में i j k, और हम इसको घड़ी की चलने की दिशा में बना रहे हैं। तो i से j पे आए तो i क्रॉस j का मान k होता है, j से फिर k पे गए तो j क्रॉस k का मान जो बचा i होता है, k से i पे आए तो k क्रॉस i का मान जो बच गया j होता है ना, तो ये होता है। और इसके यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये सारे माइनस होते चलेंगे। जैसे एंटी क्लॉकवाइज चले तो j क्रॉस i का मान माइनस k, i क्रॉस k का मान माइनस का j, k क्रॉस j का मान माइनस का i होता है। तो यही मान हमको रखना है। अब देखो आप j क्रॉस k, तो देखो j और k कैसे हैं, घड़ी की दिशा में है तो j और k का मान हो गया i क्रॉस k। अब देखो i और k, i क्रॉस k कैसा हो रहा है, i क्रॉस k हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो i क्रॉस k का मान हो गया माइनस का j, तो हमने रख दिया माइनस का j। अगर i क्रॉस j, अब देखो i क्रॉस j कैसा है क्लॉकवाइज, तो इसका मान है k, तो हमने k रख दिया। देखा कि i डॉट i
प्लस जे डॉट माइनस जे, तो जाहिर ये माइनस आगे आ जाएगा, मतलब कुल मिला के मिला माइनस का जे डॉट जे प्लस के डॉट के। अब हम क्या जानते हैं अदिश गुणनफल में कि आई डॉट आई सदैव 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। तो आई डॉट आई मतलब 1, माइनस अपन ने आगे कर दिया, जे डॉट जे भी 1 और के डॉट के भी 1, तो एक प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कट गए, अकेला हमारे पास आंसर आ गया 1। ठीक है, इस तरह का। अब है वाई जेड समतल की समीकरण। अब वाई जेड समतल की बात करें तो वाई जेड समतल जैसे एक्स अक्ष की समीकरण क्या होती है, अब एक्स अक्ष पे क्या नहीं है, वाई नहीं है, एक्स अक्ष की समीकरण वाई बराबर 0। इसी प्रकार जब क्या है वाई जेड समतल है तो वाई जेड समतल में क्या नहीं है, एक्स नहीं है, तो वाई जेड समतल की समीकरण एक्स 0 हो जाएगी। ठीक है, छठा प्रश्न है कि एक पांसे का जोड़ा उछाला जाता है, मतलब पांसे 2 पांसे फेंक रहे हैं, जोड़ा मतलब 2 पांसे फेंके जाते हैं, तो प्रत्येक पांसे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हमको बताना है। तो प्रत्येक पासे पर सम संख्या भी आनी चाहिए, और कैसी आनी चाहिए, अभाज्य, जो किसी अन्य से नहीं कटती हो, स्वयं से कटती हो केवल। तो जब भी हम क्या करते हैं पांसे का जोड़ा फेंकते हैं तो ये स्थितियाँ कुल 36 हमारे पास बनती हैं। क्या कि पांसों को फेंका जाता है, तो हो सकता है दोनों पांसों पर 1 1 आए, या 1 2 आ जाए, 1 3 1 4 1 5 1 6। हो सकता है पहले पांसे पर यदि 2 है तो दूसरे पांसे पर 1, फिर 2 2 फिर 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही हमारे पास कुल 36 कंडीशन हमारे पास बनेंगे। अब हमसे कह रहा है कि दोनों पांसों पर सम आए, और कैसे दोनों पांसों पर सम, तो दोनों पांसों पर सम मतलब जैसे 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 इस तरह का। लेकिन हमसे बोल रहा है कि दोनों पांसों पर सम तो आए, साथ साथ अभाज्य संख्या भी आना चाहिए। तब देखो आप 2 4 अभाज्य रही हैं, क्यों, क्योंकि 4 2 से कैंसिल हो जाता है। केवल एकमात्र ऐसी संख्या है जोड़ा 2 2 जो दोनों ही पांसों पर सम अंक भी आया है, और जो भी अंक आया है वह आपस में अभाज्य है, अन्य किसी संख्या से नहीं कटते हैं। तो आ गया 2 2 माने 1 आ गया, तो हमारे पास एन ए बराबर हो गया 2 2 माने 1, और कुल स्थितियाँ 36। तो प्रायिकता का फार्मूला था एन ए अपॉन एन एस, एन ए की वैल्यू 1, एन एस की वैल्यू 36, 1 अपॉन 36 आंसर। अगला क्वेश्चन है 7वां, यदि पी ए इक्वल टू 1/2 पी बी बराबर 0 है तो पी ए अपॉन बी का मान बताओ। तो हम जानते हैं पी ए अपॉन बी का मान क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पी बी का मान पहले से 0 है, और किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग करेंगे तो उसका मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित, है ना, तो ये हो जाता है अपरिभाषित। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन पूर्ण हुआ। अगला 5वें नंबर का प्रश्न है हमारा, ये कुल 6 प्रश्न हैं और प्रत्येक एक एक नंबर का प्रश्न है। सत्य सत्य हमको बताना है। चलिए, पहला सत्य सत्य है कि एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स की पावर क्यूब इस पूरे की पावर 1/3। तो एफ ऑफ एफ का मान यदि एक्स है तो हमको बताओ कि ये मान सत्य है या सत्य। हम क्या करें, एफ ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ मतलब इसको एफ ऑफ एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ब्रैकेट में एफ एक्स के स्थान पर एफ एक्स का मान रख दिया ये। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह ये वैल्यू रखना है। तो यहाँ हमने क्या किया, एक्स के स्थान पर पूरा एफ एक्स की वैल्यू रख दी 3 माइनस एक्स की पावर क्यूब फिर पूरे की पावर 1/3। और चूँकि एक्स क्यू है ना तो हमने ये क्यू भी लिखा रहने दिया। अब हमने देखा कि घात के ऊपर घात चढ़ी है तो घातों का हो जाता है गुणा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बचा 3 माइनस एक्स क्यू, माइनस का अंदर गुणा किया तो 3 माइनस का 3 प्लस एक्स क्यू, तो 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यू पूरे की पावर होल 1/3 बची है, तो ये 3 से फिर 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर केवल एक्स आ जाएगा। तो ये भी सत्य है।
कोस इनवर्स एक्स का प्रांत r माइनस ब्रैकेट में -1 है, तो ये असत्य है, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 to 1 तथा रेंज होती है 0 से पाई। तो ये होती है कोसेक, ये होती है सेक इनवर्स एक्स की डोमेन, कोस की होती है -1 से 1। अब हम जानते हैं कि एल एम एन दिक्कोजाएँ हैं। एल बराबर होता है कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। तो हमने लिख भी रखा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। एल एम एन की वैल्यू रख दी, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है, 4/3 नहीं होता। और इसी प्रकार यदि हम कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा रख दें, कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा रख दें, कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा रख दें, हल करें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 हो जाता है। अब चौथे नंबर का प्रश्न है कि वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 9/4 वर्ग इकाई है, ये हमको बताना है। तो यहाँ हमारे पास वक्र दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब ये x अक्ष पर बन रहा है, तो हमने वक्र बना दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का। अब एक ये जो क्या है वक्र क्या है, वाई अक्ष माने ये, और सरल रेखा y बराबर 3, y बराबर 3 मतलब y से 3 पे होती जाती है, सरल रेखा से घिरा हुआ है। तो इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। देखो y इक्वल टू 3 और y एक्स से घिरा हुआ क्षेत्र और वक्र से होता हुआ वाला क्षेत्र कौन सा, यही है केवल, तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। क्योंकि y के डायरेक्शन में बताना है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लिमिट y की ले लें। तो y की लिमिट क्या हो रही है हमारे पास, y की लिमिट देखो आप 0 से शुरू हो रहा है यहाँ पर, और y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 3 तक। लिमिट हो गई y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 3 तक। फार्मूला क्या कहता है, जब हमको y के सापेक्ष निकालना हो कि इंटीग्रेशन y1 y2 x इंटू डी वाई, मतलब हमको x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर अपॉन 4, तो अपन वाई स्क्वायर अपॉन 4 रख दी। लिमिट y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 3। इंटीग्रेशन किया वाई स्क्वायर का तो बाई क्यू बाई 3, 4 इंटू 3 हो गया 12, या हमने 1/4 बाहर निकाल दिया। अब हमने क्या किया, बाई क्यू लिमिट रखी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वाई क्यू माने 3 की क्यू वैल्यू हो गई 27/3 कैंसिल किए तो 3 नाम 27 9 और 0 रखी तो वैल्यू आ गई 0, तो आ गया कितना 9/4। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम पर लेने पर उनका सदिश योग 0 होता है। सही है, क्यों, क्योंकि हम त्रिभुज के योग के नियम से पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज की तीनों क्रमागत भुजाओं का सदिश योग सदैव 0 होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास छठा कि समतल 2x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 5 और 5x माइनस 2.5 वाई प्लस 10z इक्वल टू 6 परस्पर समांतर हैं। परस्पर समांतर का नियम क्या होता है कि उनके दिक् अनुपात आपस में आनुपातिक होना चाहिए। मान लीजिए पहला वाला समतल में यहाँ हमारे पास समतल है 2x माइनस वाई प्लस 4z, तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू 4। इसी प्रकार दूसरे समतल में देखो a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू -2.5 और c2 की वैल्यू 10। फार्मूला समांतर की शर्त से क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हमने रखा। a1/a2 मतलब a1 की वैल्यू 2, a2 का मतलब 2/5, फिर b1/b2, b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू -2.5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, दशमलव हटाने के लिए अपन ने ऊपर एक 0 बढ़ा दी, 5 दूनी 10 और 5 25 -2/5 फिर आ गए।
C1 बटे C2, C1 बटे C2 मतलब 4/10, 4/10 मतलब 2 दूनी 4 और 2 पंजे 2/5, 2/5 फिर आ गए तो देखो तीनों तरफ आ गए 2/5, 2/5, 2/5, तो ये कैसे हो गए, बराबर हो गए, तो ये आपस में कैसे हैं, समतल समांतर। इसी प्रकार हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यदि A बराबर 1 2 3 है, B बराबर 4 5 6 7 है, तो 1 4 2 4 1 4 2 5 3 6 A से B का फलन इस प्रकार है कि हमको बताना है कि F एक फलन कैसा है, 1 1 फलन है। तो हमने क्या किया, हमने एक हमको समझ दिया था 1 2 3, B हमको दूसरा समझ दिया है 4 5 6 7। ध्यान से देखें तो हमको संबंध क्या दिया है, संबंध हमको फलन हमको दिया है, फलन इस प्रकार है कि एक का संबंध है 4 से, तो देखो आप एक का संबंध हमने 4 से कर दिया, 2 का संबंध है 5 से, तो देखो 2 का संबंध 5 से कर दिया, 3 का संबंध है 6 से, तो हमने 3 का संबंध 6 से कर दिया। तो समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B के प्रत्येक अवयव से संबंध है ना। समुच्चय A का प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय B के एक अवयव से है। तो ऐसी स्थिति में जब एक का एक से होता है और समुच्चय A में कोई भी अवयव शेष नहीं बचा है, तो ये संबंध क्या कहलाता है, ये कहलाता है 1 1 संबंध कहलाता है, अर्थात एककी है। अगला है ये क्वेश्चन है इसी का अथवा का कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय कोई है A बराबर 1 2 3 में R एक संबंध हमको इस प्रकार दिया गया है कि 1 2 और 2 1 आपस में कैसे हैं, सममित हैं। तो हम क्या जानते हैं, सममित की परिभाषा क्या होती है, यदि A भी किसी समुच्चय का अवयव है तो B भी उसी समुच्चय का अवयव होना चाहिए। A एक हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3। अब इसके हम सबसेट बनाएं तो 1 2 1 3, फिर 2 1 2 3 3 1 3 2, इस तरह के संबंध बनेंगे। तो हमारे पास संबंध क्या दिया है, 1 2 है। तो हम क्या जानते हैं सममित की परिभाषा से, यदि A भी अवयव है R का, तो देखो A भी मान 1 2 होगा, एक A और एक B, यदि A को 2 अवयव हैं R के, तो 2 1 भी अवयव होना चाहिए R का। तो देखो आप 2 1 भी अवयव है R का, अतः जो हमने लिखा है कि यदि 1 को 2 समुच्चय R का एक अवयव है, तो 2 1 भी समुच्चय R में अवयव होना चाहिए था। R क्या है, एक सममित संबंध है। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, cos थीटा, फिर हमारे पास मैट्रिक्स है cos थीटा sin थीटा माइनस के sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा sin थीटा। हम क्या करें, अंदर cos थीटा का गुणा कर दें और इधर हम sin थीटा से अंदर गुणा कर दें। cos थीटा का cos में गुणा किया तो हो गया cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का sin थीटा में गुणा किया तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा में गुणा किया तो माइनस के साइन थीटा cos थीटा का फिर cos थीटा में गुणा किया तो cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार देखो साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का माइनस के cos थीटा से गुणा किया तो माइनस के साइन थीटा cos थीटा, फिर साइन थीटा का cos थीटा से गुणा किया तो साइन थीटा cos थीटा, फिर साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा। अब बीच में लगा है प्लस का साइन, माने इनको आपस में क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा cos थीटा माइनस के साइन थीटा cos थीटा, तो ये देखो आपस में कैंसिल हो गए। फिर माइनस के साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गए 1, इसका मान भी होता है 1। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई है। तो ये कौन सी तत्समक मैट्रिक्स प्राप्त हो गई है हमको, तत्समक मैट्रिक्स को हम I से प्रदर्शित करते हैं। इसी के अथवा का प्रश्न है कि यदि हमको x का मान बताना है जबकि y बराबर 3 2 1 4 एक हमको मैट्रिक्स दी है और एक समीकरण दी है कि 2x प्लस y बराबर हमको दी है 1 0 माइनस के 3 2। तो यहाँ हम क्या करें, x के स्थान पर x का मान रख दें, y के स्थान पर y का मान रख दें, तो हमको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस समीकरण में 2x प्लस y में y की जगह y का मान रख दें, y का मान ये दिया ही रखा हमको। तो हमने क्या किया, 2x ऐसा कैसा, y के स्थान पर y का मान रखा,
बराबर में चल ही रहा है। इसको हम पक्षांतर करके ले गए तो ये माइनस की हो जाएगी पक्षांतर करने पर। अब मतलब इस मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को घटाना है, घटाने का वही नियम है जो अपन घटाते हैं, संबंधित अवयवों को आपस में घटा दो। अब 1 में से 3 गए तो बचा -2, 0 में से 2 गया तो बचा -2, -3 में से -1 गया तो -4, 2 में से -4 गए तो बचे -2। अब क्या करें, हम इस 2 से डिवाइड कर दें। तो देखो आप 2 से -2/2 करा तो -1, -2/2 करा तो फिर -1, -4/2 करा तो -2 और फिर -2/2 मतलब -1, चाहे तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं।